है। आइए मैं अब आपको समझाता हूं, तसल्ली से सुनिएगा। एक जबरदस्त बात आज हम सीखने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 1944 याद है जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, तब ब्रेटन वुड नामक एक स्थान पर, अमेरिका के अंदर एक स्थान है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं। ब्रेटन वुड नामक स्थान पर, कहां पर है, यूएस के अंदर, दुनिया के देशों ने मिलकर के कहा कि देखो हमने तबाही तो बहुत मचा ली, अब एक बात बताओ, तबाही के बाद में अब हम लोग नया देश या नया विश्व कैसे बनाएं। तो नए विश्व बनाने के लिए 3 चीजों का निर्माण किया गया। बोले सर अब तक तो आप 2 ही चीजें बताते थे। मैंने कहा चलो तो आज तीसरी भी सुन लो यार, ऐसे कभी कभी और भी बढ़ाते जाएंगे। फिलहाल के लिए इन तीनों का नाम सुन लो। कौन कौन सी थी? एक का नाम था मेरे प्यारे साथियों वर्ल्ड बैंक, ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम था, वर्ल्ड बैंक। दूसरा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे आप कहते हैं आईएमएफ। मेरे प्यारे साथियों ये दोनों बैंकों के प्रकार थे। किसके प्रकार थे? बैंकों के। इसलिए इन्हें ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है, जुड़वा भी कहते हैं, ब्रेटन वुड ट्विंस, ब्रेटन वुड सिस्टर्स, इस नाम से भी इन 2 बैंकों को जाना जाता है। एक तीसरी चीज यहां पर दुनिया के देशों ने और बनाई थी, और उसका नाम था मेरे प्यारे साथियों जीएटीटी। ये क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या बनाई थी? जनरल एग्रीमेंट। ध्यान से सुनिए, बहुत ही प्यारी चीज सिखा रहा हूं आज आपको। जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसके पीछे किस प्रकार से आपका विदेश जिम्मेदार है, ये समझ में आ जाएगा। ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है बेटा, ट्रेड एंड टैरिफ। ट्रेड मतलब होता है व्यापार और टैरिफ का मतलब होता है कर। यहां पर ध्यान से सुनना जरूरी है। तो जीएटीटी नामक एक संस्था की यहां स्थापना की गई थी, और ये जो संस्था है यही 1 जनवरी 1995 में जाकर के एक नए नाम से जानी गई, जिसका नाम था डब्ल्यूटीओ। जिसको किस नाम से जाना गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किस नाम से जाना गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बोले क्यों बता रहे हो सर इस बात को? मैंने कहा बेटा यदि ये समझ लिया तो आपको आज इस एग्रीकल्चर आंदोलन का, जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसका आप लोगों को एक वैश्विक तरीका समझ में आ जाएगा कि यह विश्व के कारण क्यों पैदा हुआ है, ये क्यों विश्व जिम्मेदार है इस घटना के पीछे। आइए मैं बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के देशों ने मिलकर के यह कहा कि हम व्यापार के मुद्दों पर आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे। व्यापार के मुद्दों में सहायता इस प्रकार से करेंगे कि हम वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा की पूरा दुनिया एक ही देश है, ऐसा नव निर्माण करेंगे। उस स्थिति के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि हम ग्लोबलाइजेशन अपनाते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर कोई भी देश अपना सामान किसी अन्य देश में बेचे तो कोई भी देश अतिरिक्त कर ना लगाए। जिसके पास जो पैदा हो वो बेचे, जिसके पास जो पैदा ना हो वो खरीद ले। हम इस प्रकार से पूरे दुनिया को एक बाजार बना देंगे, और एकदम ऐसा बाजार जैसे किसी राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जाता है, ऐसे ही दुनिया के देशों के बीच व्यापार हो। क्लियर थी ये बात? लेकिन साथियों ये विचार तो अच्छा था, लेकिन इसमें कुरूपी थी, एक कुरूप था ये। क्यों था? क्योंकि दुनिया में निर्माण जो था वो उन दिनों केवल विकसित देशों में हो रहा था। कहां हो रहा था? डेवलप्ड कंट्रीज में। और जो अविकसित या अल्प विकसित देश थे या विकासशील देश थे, वो निर्माण के मामले में पिछड़े हुए थे। जैसे चाहे मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हो, गाड़ियां हो, या बहुत सारी अच्छी दवाइयां हो, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज में बन रही थी। वहीं जो विकासशील और अल्प विकसित देश थे मेरे प्यारे साथियों, वो वहां पर कच्चे सामान का प्रोडक्शन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में व्यापार सामान्यतः एक दिशीय होने लगा। विकासशील देशों में इंपोर्ट बढ़ने लगे, और विकासशील देश जो है वो कर्जे में दबने लगे, जिसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, व्यापार घाटा कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में व्यापार घाटे में विकासशील देशों को और अल्प विकसित देशों को इन डब्ल्यूटीओ वालों ने, जिन्होंने यह संगठन बनाया कि दुनिया एक प्रकार से ऐसे व्यापार करे कि व्यापार में किसी प्रकार का अवरोध ना हो, कृषि जैसे मुद्दे को, जो कि विकासशील और अल्प विकसित देशों की एक नींव होती थी, उन्हें तोड़ने के लिए इन्होंने दुनिया में कृषि के लिए एक एग्रीमेंट किया, जिसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज फिर से वही वाली बात है कि कई विद्यार्थी इस बात को पहली बार सीखेंगे। कोई बात नहीं, मेरी तो आदत ही रही है कि मैं आपको वही चीज दोबारा दोबारा नहीं दोहराता कि यहाँ की नदी ये है, यहाँ का तालाब ये है, यहाँ का बांध ये है। हम कुछ नया सीखने का प्रयास करें, जिससे कि आपको अपने दिमाग में विचार बढ़ाने का प्रयास करें। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक एग्रीमेंट किया गया जिसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कहते हैं, और इन डेवलप्ड कंट्रियों ने गरीब देशों के साथ में एक गेम खेला। और क्या गेम खेला? इन्होंने क्या किया मेरे प्यारे साथियों, यहां पर मुझे पेज की कमी पड़ रही है तो मैं अगले पेज को यूज कर ले रहा हूं। ध्यान से सुनिए, इन्होंने यहां पर गेम खेला, और वो गेम ये खेला कि इन्होंने दुनिया की जितनी भी प्रकार की सब्सिडी थी, उन्हें 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भागों में बांट दिया? एक का नाम था ग्रीन बॉक्स, और दूसरे का नाम था अंबर बॉक्स। अब मैं आपको पहले ये 2 समझाऊंगा, और उसके बाद तीसरा जो है वो मैं समझाऊंगा, जिसका नाम है ब्लू बॉक्स। ये समझने से पहले कईयों को ये समझना होगा कि सब्सिडी होती क्या है। मैं आपको बताता हूं सब्सिडी क्या होती है, जिसको लेकर के अभी लड़ाई चल रही है, जिसको लेकर किसान सड़कों पर हैं। अब आप उसको अपने आप जोड़ करके देख लीजिएगा। ये है फुल फॉर्म इसकी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सब्सिडी कहीं भी नहीं है इस शब्द में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अच्छा, और यहां पर मेरे प्यारे साथियों ये जो शब्द लिखा हुआ है सब्सिडी, ये किस प्रकार से एमएसपी को समझाती है, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। अब समझिए ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, हम अक्सर इस पेन का व्यापार करते हैं। कल यही हड़ताल पर चला गया था, और मैं माफी चाहता हूं कि थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट की डेप्थ में चला गया हूं। कई विद्यार्थियों को बड़ी ही घुटन सी हो रही होगी कि यार ये तो क्या ही पढ़ाते जा रहे हो गुरुजी, नॉलेज में इतना भी हमको आवश्यकता नहीं है, हमने इतने बड़े अरमान नहीं देखे हैं। लेकिन मैंने देखे हैं कि मेरे सामने इस देश का वो युवा बैठा हुआ है जो बहुतों को दिशा दिखाएगा। मैं आपके लिए बहुत सकारात्मक हूं, उम्मीद है कि आप भी शांतिपूर्वक इस बात को सुनेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमने इस पेन को बहुत बार बेचा है बाजार में, है ना, आपके सामने बहुत बार कहा है कि ये इतने का बिक गया, कल ये हड़ताल पर चला गया, चला नहीं था। है अब सुनो भैया क्या हुआ, ये जो पेन हम बेच रहे हैं आपके सामने, मान लीजिए इसको बनाने की लागत, मैंने इंडिया में इस पेन को बनाया, मान लीजिए इस पेन को बनाने की लागत 50 रुपए आई थी।
₹50 आई थी, लेकिन इसी पेन को चाइना वालों ने ₹20 में बना दिया। दोबारा से सुनिए, चाइना वालों ने ₹20 में बना दिया, मैंने ₹50 में बनाया। हम दोनों को इस पेन को बेचना था। कहां बेचना था? कोई तीसरे देश में, मान लो श्रीलंका में बेचना था। दो देश बनाने वाले हो गए, एक भारत एक चाइना। एक ने 50 में बना के तैयार किया क्योंकि हमारे यहां लेबर महंगी है, अच्छी इंडस्ट्रीज नहीं है, और उन्होंने चीप लेबर और अपने जो रूल्स हैं उनकी वजह से उसे सस्ता बना दिया। क्लियर है? अब आप कॉमन सेंस से ये तो पता लगा ही सकते हैं कि भाई कौन इसे जल्दी खरीदेगा या कौन से देश के माध्यम से खरीदा जाएगा। तो आंसर है श्रीलंका वाले जल्दी से चाइना से इसे खरीद लेंगे। ओके सर, फिर आप पूछेंगे इंडिया को क्या हुआ? मैंने कहा भाई इंडिया तो WTO का मेंबर है, ऐसी स्थिति में क्या हुआ? इंडिया ने कहा कि भाई हमारा भी खरीद लो। लोगों ने कहा बहुत महंगा है, क्यों खरीदें? इंडिया ने चाल चली। क्या चाल चली? इंडिया ने कहा यह 50 का पेन भले ही बन करके तैयार हुआ हो, लेकिन श्रीलंका वालों तुमको ये 20 में ही मिलेगा। है ये क्या था? दोबारा सुनिएगा, श्रीलंका वालों आपको ये जो पेन है ये ₹20 में ही मिलेगा। आप पूछेंगे फिर ₹30 का क्या होगा? भारत सरकार ने कहा वो ₹30 मैं अपने खाते से भरूंगी। बोले क्यों भाई, आप इतने मेहरबान क्यों हो रहे श्रीलंका पे? बोले मैं श्रीलंका पे मेहरबान नहीं हो रहा हूं या हो रही हूं, मैं तो चाइना को बताना चाहता हूं कि तुम बेटा अगर 20 में बना के दोगे तो हम इसको 20 में पहुंचा जरूर देंगे, भले घाटा हमें उठाना पड़े। आप में से कई लोग कहेंगे इससे तो भारत का नुकसान है ना, चलो तो इसको थोड़ा फायदे में बदलते हैं। मैंने कहा भारत सरकार ने कहा कि मैं इसे ₹10 में ही उपलब्ध करवाऊंगा, भले ही ये 50 में मिला हो। उधर चाइना वाले कितने का दे रहे थे? 20 का। अब बताइए किसका पेन बिकेगा? भारत का बिकेगा। भारत ने क्या बढ़ा दिया? अपना निर्यात बढ़ा दिया। निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने क्या खर्च किया? पैसा खर्च किया। इसी खर्च किए हुए पैसे को हम क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सब्सिडी। तो सब्सिडी क्या है? सब्सिडी प्राइस में किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा दिया गया कोई योगदान जो कि वो आवश्यक बाजार मूल्य में सस्ते में उपलब्ध हो सके। दोबारा सुनिएगा, उसकी लागत मूल्य जो बनकर के तैयार हुआ और बाजार मूल्य जितने में वो बिकने में आया, उन दोनों के बीच का अंतर अगर सरकार खुद भर दे तो उसे हम सब्सिडी कहते हैं। बोलो सरल भाषा में समझ में आ गया? चूंकि यह सब्सिडी निर्यात बढ़ाने के लिए दी गई थी, यानी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए दी गई थी, तो इस सब्सिडी का नाम क्या हुआ? एक्सपोर्ट सब्सिडी हुआ। बोलो इतना कंसेप्ट समझ में आ गया? दो बातें क्लियर हो गई हमको कि हमने चाइना को पीछे छोड़ देना था। अब बोले सर फायदा क्या हुआ? हमने कहा भाई अगर ₹20 के हिसाब से वो बेचता रहा, कल को उसका पेन बिकना बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा बिकना अगर उसका पेन, तो हमारा भविष्य में इस पर एक अधिकार हो जाएगा। जब वो पेन बनाना बंद कर देंगे, हम अपने पेन की प्राइस बढ़ा देंगे और भविष्य में हम लाभ कमा लेंगे। यही है व्यापार के अंदर होने वाला ट्रेड डिस्टॉर्शन। तो व्यापार के अंदर व्यापार को बिगाड़ना किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। और इस प्रक्रिया के अंदर जो अभी तरीका हमने अपनाया, एक दूसरे का प्राइस ऊपर नीचे करके, ये मार्केट बिगाड़ने के लिए काम में लिया जाता है। बोलिए इतना समझ में आ गया? इसे सामान्य भाषा में प्राइस वॉर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइस वॉर भी कहते हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर चाइना वाले भी तो कम कर सकते हैं, तो फिर वही वाली बात। तो ये मेरे प्यारे साथियों कंपटीशन बढ़ाएगा, लेकिन इसका फायदा नुकसान कोई अन्य देश उठाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसमें नहीं जाते, अब एग्रीकल्चर में चलते हैं। भारत जैसे विकासशील और अल्प विकसित देश जो कि गरीब थे, इन देशों के पास में मेरे प्यारे साथियों निर्माण के लिए इंडस्ट्रीज तो नहीं थी, लेकिन कच्चा माल था। कच्चे माल का मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे। ऐसी स्थिति में इन्होंने विकसित देशों से कहा कि आप तो हमें बहुत अच्छा अच्छा सामान बना के बेच रहे हैं, आप हमसे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदिए। तो अमेरिका ने कहा तुम्हारे यहां गेहूं ₹20 किलो आता है और मेरे यहां गेहूं मुफ्त में मिलता है, अब बताओ क्या करूं? बोले मुफ्त में क्यों मिलता है? बोले हमारे यहां तो इतना पैदा होता है। अच्छा, इंडिया गया अफ्रीका वालों के पास या किसी अन्य देश के पास कि भाई हमसे गेहूं, टमाटर, प्याज, गोभी, पत्ता गोभी सब ले लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम वो भी नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास अमेरिका का सामान सस्ता आ जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत अगर उस सामान को सस्ता करने के लिए किसानों से सस्ते में ही फसल खरीद लेता तो मेरे प्यारे साथियों इससे किसानों का नुकसान होता। ऐसी स्थिति में भारत ने किसानों की सहायता करने के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया कि इससे किसानों को गरीबी भी नहीं आएगी और फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। किसान उस एमएसपी को, जिसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, उसकी लालच में उस फसल को ज्यादा पैदा करता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। वर्तमान में भारत सरकार 23 से अधिक फसलों पर 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है। ऐसी स्थिति में किसान उन फसलों को ज्यादा पैदा करता है जिनकी विश्व में ज्यादा आवश्यकता है या भारत को ज्यादा आवश्यकता है। यही कारण है कि WTO ने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पर दी जाने वाली सब्सिडियों को 3 भागों में बांट दिया, कृषि पर दी जाने वाली सब्सिडियों को 3 भागों में बांट दिया और यह निर्णय लिया, दोहा राउंड 2001 में यह निर्णय लिया कि कृषि सब्सिडियों को 3 भागों में बांट दिया, कृषि पर दी जाने वाली सब्सिडियों को 3 भागों में बांट दिया और यह निर्णय लिया, दोहा राउंड 2001 में यह निर्णय लिया कि कृषि के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी, मैं जो बातें बोलता जा रहा हूं प्लीज इन्हें लिखते चले जाइएगा क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन्हें लिख लीजिएगा। निर्णय दिया 2001 के अंदर, दोहा राउंड के अंदर हुई वार्ता में, और कहा गया कि जितने भी दुनिया के देश हैं जो कृषि पर सब्सिडी देना चाहते हैं वो अपने कुल कृषि उत्पादन का 5% ही सब्सिडी में दे सकते हैं, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में दे सकते हैं। यह था विकसित देशों के लिए, और विकासशील भारत जैसे देशों के लिए कहा गया कि ये अपने कुल कृषि उत्पादन का 10% लागत ही सब्सिडी के रूप में दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार से 5% और 10% का पैमाना तय हुआ, लेकिन भारत तैयार नहीं हुआ। वर्ष 2013 में बाली नामक स्थान पर एक एग्रीमेंट फिर हुआ जिसे बाली एग्रीमेंट कहते हैं। भारत ने कहा कि हम इस चीज से राजी नहीं हैं कि हम अपने कुल उत्पादन का 10% ही एमएसपी दें। दुनिया के देशों ने भारत पर बहुत जोर बनाया और कहा कि नहीं, आपको अपने कृषकों को दी जाने वाली सब्सिडी बंद करनी होगी क्योंकि वो किसी ना किसी प्रकार से अंबर बॉक्स में पड़ रही है। अभी मैं आऊंगा कि अंबर बॉक्स क्या है। वो किसी ना किसी प्रकार से अंबर बॉक्स में पड़ रही है, दुनिया के व्यापार को बिगाड़ रही है। भारत ने कहा कि देखिए अगर बिगाड़े तो भी मैं अपने किसानों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों दुनिया के देशों ने भारत को एक शांति व्यवस्था
व्यवस्था दी जिसे हम पीस क्लॉज के नाम से जानते हैं, जिसे हम पीस क्लॉज के नाम से जानते हैं, और कहा कि आने वाले 10 साल तक भी आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, भारत तब भी नहीं माना। भारत ने कहा कि मैं अपने किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद नहीं कर सकता, अगर ऐसा हुआ तो किसान सड़कों पर उतर के आ जाएंगे। और मेरे प्यारे साथियों, आज केवल एक बिल के अंदर यह हिंट निकल के आ रहा है कि कहीं भविष्य में सरकार एमएसपी बंद ना कर दे। भारत के अंदर चारों तरफ चक्का जाम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यह स्थिति भारत की उस परिस्थिति को दुनिया के सामने लाकर के दिखाने वाली है। कहीं ना कहीं आप यह समझ के चलिएगा कि एमएसपी दुनिया के दबाव में भारत पर बंद कराने का जोर तो है, लेकिन वहीं भारत सरकार इस आंदोलन के माध्यम से दुनिया को भी दिखाना चाहती है कि भविष्य में हमारे ऊपर इस बात का जोर मत डालना कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य हटा दें। उम्मीद है सभी साथियों को यह बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? तो आपके सामने दो पक्ष बनते हैं कि किसानों के द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन वो तो उनका नैतिक अधिकार है, लेकिन इसके लाभ भारत सरकार को हो रहे हैं। कैसे? भविष्य में भारत को एमएसपी देने से दुनिया के देश भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि भारत इन चीजों का, धरना प्रदर्शनों का फोटो दिखाएगा कि देखिए हमने प्रयास करने की कोशिश की थी तो ऐसा हुआ। लेकिन भारत सरकार अभी भी कहीं यह नहीं बोल रही है कि हम एमएसपी को लीगल कर देंगे, क्योंकि लीगल करते ही, अगर हम उसको लीगल कर देते हैं तो मेरे प्यारे साथियों ये सीधा सीधा अंबर बॉक्स में आ जाएगा। अंबर बॉक्स अब होता क्या है वो सुनिए। सरकार के द्वारा दी जाने वाली वो सभी सुविधाएं जो विश्व के व्यापार को बिगाड़ दें, दोबारा से सुनिएगा, वे व्यवस्थाएं जो विश्व व्यापार को बिगाड़ दें, विश्व व्यापार को बिगाड़ दे, वो मेरे प्यारे साथियों क्या कहलाती है? अंबर बॉक्स सब्सिडी कहलाती है। विश्व व्यापार को डिस्टॉर्ट कर दे, उस अंबर बॉक्स सब्सिडी कहलाती है। दूसरी तरफ वो सारी व्यवस्थाएं जो किसानों के लिए हितकर हो, जैसे फर्टिलाइजर का विकास करना या पानी के लिए कैनाल का विकास करना, रिसर्च करना, ये तमाम सुविधाएं जो कि किसान की सुविधा के लिए हो, ये ग्रीन बॉक्स में आती है। तो सुविधाएं ग्रीन बॉक्स में आती हैं, वे सभी व्यवस्थाएं जो विश्व के व्यापार को बिगाड़ दे अंबर बॉक्स में आती हैं, और इन दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्टेड प्रकार का अंबर बॉक्स मेरे प्यारे साथियों ब्लू बॉक्स में आता है। यानी कि रेस्ट्रिक्टेड प्रकार का जो भी आपका मसला है वो किसमें आता है? ब्लू बॉक्स में आता है। हाँ जी, उम्मीद है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के, मेरे प्यारे साथियों, दिमाग में बहुत सारे फ्यूज उड़ गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम जब आपको बहुत सारी न्यूज़ फर्स्ट टाइम पढ़ाई है, जैसे वो तिब्बत का पूरा इतिहास फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, लेकिन जब आज मैंने तीसरी बार पढ़ाया है इसे, तो आपके अच्छे से ये शब्द जम गए हैं। आने वाले टाइम में ये भी जम जाएंगे। उम्मीद है कि अब ये सवाल तो एकदम हलवा लगेगा आपको जो यहां पर पूछा गया था। क्या पूछा गया था? सवाल पूछा गया था कि बताइए ये 3 प्रकार की सब्सिडी आजकल चर्चा में रहती हैं, ये किससे संबंधित है? तो ये हो गया मेरे प्यारे साथियों WTO से संबंधित है। अगर इतना पढ़ के गए होते तो सटासट ये सवाल हमसे निकल गया होता। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे दिया गया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अरे यही तो है RCEP, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ट्रेड समझौता कहा जा रहा है। आसियान प्लस 6 देश मिलने वाले थे, भारत ने इसी से तो बायकॉट किया है, इंडिया इसी से तो बाहर निकला है। इंडिया ने क्या कहा था कि मैं इसमें शामिल नहीं हो रहा हूं। और आपको मालूम होना चाहिए अभी हाल ही में नवंबर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता हुआ था, जिसे हम RCEP के नाम से, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं, जिसमें भारत ने समझौता नहीं किया, लेकिन आसियान के जो 10 देश हैं उनके साथ में 5 सदस्यों ने पार्टनरशिप की थी। चाइना था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड था, जापान और साउथ कोरिया था। भारत उसमें शामिल नहीं हुआ था। यह एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम कहते हैं, और यह मेरे प्यारे साथियों वर्ष 2016 के अंदर पूछा जा चुका है। बोलिए साथियों, अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। कंटेंट बहुत सारा पढ़ाया है, उसे लिख लीजिएगा। एक अपने आप में बहुत बड़ा मेंस का आंसर मैंने लिखवा दिया है। क्लियर है?